उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में 2 नवंबर 2024 को पुलिस की एक टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम जाकर एक नोटिस थमाती है। नोटिस में एक आदमी का नाम लिखा था जिसका नाम था राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव मवाना थाने के अंदर ही ट्रेनी दरोगा होता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट था, एक तरह से एक आदेश था। और जब आदेश दिखाया जाता है तो वो दरोगा कहने लगता है कि साहब मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आरोप था कि तुम्हारी वजह से कि कत्ल हुआ है, वो भी बहुत भयानक रूप में। जैसे ही उस दरोगा ने इधर उधर देखने की कोशिश की या फिर उसकी नज़र बदलने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ठीक वैसी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर पुलिस गोली चला देगी। ठीक ऐसे ही कुछ सीन था। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचती है और फिर राजेश कुमार यादव को सरेंडर करना पड़ता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके सीधा उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में लेके आती है। वो जौनपुर जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहां दीपावली से एक दिन पहले एक बालक का, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका सरेआम कत्ल कर दिया गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है कबीरुद्दीनपुर, और ये गांव आता है गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में। दरअसल 30 साल पहले 2 बिस्वा जमीन को लेकर इस गांव में 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष जो होता है जिसका नाम रामजीत यादव होता है और दूसरा जो पक्ष होता है लालता यादव। लालता यादव दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, साथ ही रामजीत यादव ये गरीब परिवार है। इन दोनों में विवाद चल रहा है, 30 साल से झगड़ा चल रहा है। अगर हम 30 साल पहले यानी कि इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के, उत्तर प्रदेश के। फिर मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार फिर से मायावती को मौका मिलता है और इस बीच में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ साल 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं। और ये बात है 29 अक्टूबर 2024 की शाम के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़का जो कि इसी गांव का है, जो गांव है कबीरुद्दीनपुर, जिसके पिता का नाम है रामजीत यादव और बेटे का नाम अनुराग यादव उर्फ छोटू, वो अपने प्लॉट की, अपनी उस जगह की साफ सफाई कर रहा था। जिस ज़मीन के दो बिस्वा टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था, साफ सफाई कर रहा था और जिससे झगड़ा चल रहा था, उनके घर से उस घर की दूरी महज 20 मीटर थी। और इसी बीच में इकट्ठा होकर सबके सब लोग आ जाते हैं और उस लड़के को डांटना डपटना शुरू कर देते हैं, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़के ने इस बीच तो किसी तरकीब से भागकर अपनी जान बचा ली। ये 29 अक्टूबर 2024 की बात है। जब वहां से भागने के बाद अपनी जान बचाता है, उसे नहीं पता था कि बात इतना बढ़ चुका है और ये लोग इतना गुस्से में हैं। अब अगला दिन आता है, उसके लिए तो ये सब सामान्य जैसी स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि झगड़ा 30 साल पुराना था। पहला कोई नया झगड़ा नहीं था, पुराना झगड़ा था। 30 साल में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं। इस परिवार ने भी कई बार शासन से, प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं था और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। 29 अक्टूबर को जो उस प्लॉट की साफ सफाई इसलिए की जा रही थी ताकि दीपावली का पर्व आ रहा है और ये सब कुछ ठीक ठाक रहे, साफ सफाई वगैरह रहे। अगला दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को वो लड़का अपने घर के बाहर अपनी दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, यानी कि ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था। और ब्रश दातुन करने के दौरान ही इसी बीच में जो उसके पड़ोसी होते हैं, दबंग होता है लालता यादव अपने बेटे रमेश यादव, भतीजा सूरज यादव सहित कई लोगों के साथ मौके पर आ जाता है। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में हंसिया था, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी तो किसी के हाथ में कुछ इस तरह से हथियार थे और वो लहरा रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और उस लड़के यानी कि अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। वो लड़का इधर उधर भाग रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। इससे पहले कि उसकी माँ तक उसकी आवाज़ पहुँच पाती, उसकी माँ उस तक पहुँच पाती, अपने बेटे को बचाने की कोशिशें करती, इसी बीच में रमेश आता है और पूरी ताकत, जितनी ताकत से वो उसको तलवार मार सकता था, अनुराग यादव को तलवार मारता है और तलवार से उसकी गर्दन अलग होती है धड़ से और जाकर मां की गोद में गिर जाती है। बस इतना होना था कि यह मामला अब उस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां कोने तक ये खबर, ये कहानी ना पहुंची हो कि जमीन के 2 बिस्वा टुकड़े को लेकर एक परिवार का एक इकलौता बेटा होता है, 5 बहनें होती हैं। उस भाई को गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। माँ की गोद में वो लाश का टुकड़ा जो था, यानी कि जो सर था, वो लगभग 6 घंटे तक
पड़ा रहता है। माँ की आंख से आंसू नहीं आ रहे थे, बल्कि रो रही थी, बेहोश हो जाती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस लाल को क्या करूं, क्या ना करूं। बहनें हैं, वो भी तड़प रही हैं। एक बहन की आंखों में तो बिल्कुल आंसू आ ही नहीं रहे थे, सूख चुके हैं, और वो बार बार वो इस घटना को लेकर याद कर रही है, रो रही है। मीडिया वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। छोटी से छोटी बात को वो बाहर दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, हुआ क्या है, क्या कहानी है, क्यों इसकी हत्या की गई है। तमाम तरह की बातें थी। अखबार हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी देखो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, तमाम आसपास के थानों की पुलिस फोर्स हो, वो मौके पहुंच जाती है। अगले ही दिन यानी कि 1 नवंबर को 31 अक्टूबर को इस देश में दीपावली का पर्व था। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था, लेकिन ये एक गांव ऐसा था, कबीरुद्दीनपुर, जहां पर कोई दीपावली नहीं मनी। और जो दबंग थे, जो हत्यारे थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, और गांव के सभी लोग गुस्से में थे। अब गांव में ही गुस्सा नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गुस्सा था, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। जहां जहां तक लोगों ने इस खबर को देखा था, वहां वहां तक लोगों में गुस्सा था। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और साथ ही पुलिस ने जब इन आरोपियों की तलाश करना शुरू किया, तो जो लालता यादव होता है, जो आरोपी है, वो आरोपी घर में ही मिल जाता है। और उस घर में उसकी निशानदेही के आधार पर जब कुछ तलाश की जाती है, तो 9 हथियार मिलते हैं। 9 हथियारों में 2 तलवारें होती हैं, बांका होता है, कुल्हाड़ी होती है, हंसिया होता है। इस तरह के 9 हथियार होते हैं, यानी कि बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रखा था। अब पुलिस उन आरोपियों को, जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे, उनको तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जब लगातार कोशिश कर रही थी, तो आरोपी तो पुलिस के हाथ लगते नहीं हैं, लेकिन रमेश यादव और उसका भाई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जो राजधानी लखनऊ है, उसी का एक थाना लगता है अलीगंज, वहां पर रमेश यादव, जिसने क्या गर्दन काटी थी, जिसने क्या तलवार चलाई थी, वो थाने में पहुंच जाता है अलीगंज में, और जाकर कहता है कि साहब, मैं वही आदमी हूं जो जौनपुर में अभी हत्याकांड की जिसने अंजाम दिया था, वही मुख्य आरोपी है। इस तरह की बात जब करते हैं, तो पुलिस समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है। घटना जौनपुर में हुई है, ये अलीगंज यानी कि लखनऊ में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही जौनपुर की उस पुलिस को भी सूचना दी, जो जौनपुर की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें दे रही थी। इसे गिरफ्तार करने के बाद इसे सीधा जौनपुर की पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। और ये मामले में एक नाटकीय मोड़, जैसे जिस तलवार की धार को जिस तरह से उन्होंने तेज कर रखा था, इसलिए दिमाग की धार को भी उन्होंने बहुत तेज किया हुआ था। जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि इस परिवार में एक दरोगा भी है, और वो दरोगा इस रमेश यादव, जिसने गर्दन काटी है, उसी का ही भाई है। अब ये है कहाँ, इसके बारे में पता निकाला जाता है। तो कई मीडिया वालों ने लिखा कि रिटायर्ड हो चुका है, कई लोगों ने कुछ लिखा। उन्हें लोगों ने इसलिए लिखा, इसलिए इनकी शायद उन्हें पूरी पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई होगी। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था। जो हत्यारे थे वो भाग चुके थे। अब जानकारी दे तो कौन दे, क्या जानकारी। 30 साल से भले ही झगड़ा था, लेकिन आसपास के लोगों को भी इस तरह के झगड़ों में कोई मतलब होता नहीं है। अब मीडिया ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि एक भाई है, राजेश यादव, जो लालता का बेटा है रमेश यादव। ऐसे ही एक बेटा है, जिसका नाम है राजेश यादव, जो कि फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में पोस्टिंग होती है। इसके नाम से वारंट निकला हुआ था, इसको भी गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस अब यहां तक पहुंच जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने पहुंच जाती है, एक नोटिस लेकर कि ये नोटिस दिखाया गया था कि आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए। लेकिन पुलिस ने इस बीच में सूझबूझ से काम लिया, और सूझबूझ से काम इस तरह से लिया क्योंकि जो उसके मोबाइल की सीडीआर थी, कॉल डेटा रिकॉर्ड, जब निकलवाया जाता है, तो पता चलता है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तब इस राजेश यादव ने अपने परिवार, भाई से, पिता से और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की, हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद भी। तो इस बात से पुलिस के पास भी पर्याप्त सबूत हो जाते हैं कि राजेश यादव का भी कहीं कम रोल नहीं है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल के साथ साथ अभी पुलिस की ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इस मामले की जांच खासकर इस जो थाने की पुलिस से ना कराकर किसी और पुलिस से करानी चाहिए। और इस दरोगा की जो सीडीआर है, वो जरूर निकलवा कर बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, कि ये पता करने की जरूरत है कि 1 साल में 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को जब इस घटना के क्रम को अंजाम दिया गया था, ठीक 10 दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जो संख्या होती है 18वां मुकदमा होता है। यानी कि 2 बिस्वा जमीन के इस टुकड़े को लेकर इस दबंग परिवार ने, गरीब परिवार, जो अनुराग का परिवार, जिसकी हत्या होती है, उसके परिवार, जिसकी 5 बहनें होती हैं, उन पर टोटल मिला के 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स के, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है। आखिरकार ये इतने सारे मुकदमे
लिखे किसकी सिफारिश पर गए? न केवल हाल फिलहाल की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, बल्कि इस परिवार के सभी लोगों की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, ताकि ये पता चल सके किस सिपाही, किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर, किस उच्च अधिकारी के ये संपर्क में थे, किस नेता के संपर्क में थे, जिसके आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी। और जब बात इतने से भी इनकी थमती नहीं है, तो उन्होंने उस बालक की हत्या कर दी, और भी हत्या भी बहुत भयानक तरीके से, खौफनाक तरीके से, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। अब एक तरफ तो ये भी मामला चल रहा है, हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो बचे कुछ लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की दबिशें दी जा रही हैं, और पुलिस पर जो लगातार दबाव पड़ रहा था, तो पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर होता है हरिश्चंद्र प्रसाद, साथ ही आरक्षी लक्ष्मण प्रसाद और एक अंकित कुमार, जो कि ये भी पुलिसमैन होता है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही जब बात लेखपाल तक पहुंचती है, क्योंकि लेखपाल का भी रोल इस घटनाक्रम में कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, तो डीएम इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही कानून गो के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद उसको शासन को भेजा गया है, ताकि उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। लेकिन इसी बीच में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले इतना ज़्यादा परेशान है, वो सोचकर हैरान है कि आखिरकार ये हो कैसे गया। एकदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उनके परिवार का इकलौता चिराग था, और जो दीपावली की पूर्व संध्या पर बुझ चुका है। अब कुछ भी हो जाए, हालांकि एक तरफ बात ये भी की जा रही है, सोशल मीडिया के वगैरह खंगालने की कोशिश करें, लोगों के कमेंट पढ़ने की कोशिश करें, तो योगी आदित्यनाथ से सिर्फ एक दो मांग ही की जा रही हैं। एक दो मांग उनमें ये हैं खासकर, जिसमें कि परिवार वालों के जो उनके घर हैं, दबंग हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरा ये भी मांग की जा रही है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन अभी शायद ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस तरह से प्रमुखता से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। शायद अभी तक जिस तरह से अन्य कई मामलों में पुलिस एकदम गंभीर हो जाती है, बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, गिराने की बात की जाने लगती है, आए दिन अखबार में भी सुर्खियां बटोरने लगते हैं कि अब यहाँ बुलडोजर पहुंच चुका है, बुलडोजर चल चुका है। जब मीडिया वालों ने एक इसके अनुराग की बहन के पास एक माइक लगाया, और माइक लगाने के बाद वो बहुत गुस्से में, यानी कि तहस में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? यदि आपके परिवार में से किसी की हत्या हो जाए, और मैं वही सवाल आप इस माइक के माध्यम से पूछना शुरू, क्योंकि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो जो आप जवाब देंगे, ठीक मेरा भी जवाब वैसे ही है। लेकिन फिर भी उसने गुस्से में आते आते अपनी दो चार बातें कही। उसने कहा कि कहाँ गया एनकाउंटर का वो फरमान, जो बार बार किसी न किसी के लिए एनकाउंटर होता ही रहता है। हमारे मामले में वही एनकाउंटर आरोपियों का क्यों नहीं हुआ, वो वही बात कहती है जो बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। वो सरकार से ये भी बात आती है कि अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई है, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम से मुलाकात कर लेते हैं, और पता नहीं इस मामले में आखिरकार उनकी खामोशी क्यों छाई हुई है, क्यों। अभी हालांकि उस बहन की आंख के आंसू सूख चुके हैं, और उसके अंदर गुस्सा है। उसका पहला भी इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें साफ साफ कहा था कि अगर सरकार, शासन, प्रशासन इस हत्याकांड का बदला नहीं लेगी, तो बहन बदला लेगी। आगे भविष्य में क्या होगा, ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन एक परिवार का भाई जिस तरह से मारा गया है, और ये परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है 202 बिस्वा जमीन को लेकर, वो बाकी अपना अपने सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में उचित कदम उठाकर कम से कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करे, ताकि समाज में एक इस न्याय का एक नज़ीर पेश हो कि बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जाते जाते आज भाविका यादव, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रीवा के सोहन कुशवाहा हैं, साहिबगंज के प्रेम कुमार हैं, सुल्तानपुर से रीना तिवारी हैं, धौलपुर से राकेश कुमार टेलर हैं, आराध्या हैं, जलेसर से हाशिम सिद्दीकी हैं, बरेली से धर्मेंद्र शर्मा हैं, बिहार से अर्जुन देव भारती हैं, रायबरेली से आदित्य हैं, कतर से मोहम्मद काशिफ, बलिया से सोनू गुप्ता हैं, जालौन से मोहर सिंह हैं, गोवा से सत्येंद्र यादव हैं, मेवात से तस्लीम खान, नागौर से अनिल चौधरी, भोपाल से गयासुद्दीन, झांसी से डॉक्टर अजय, पुष्पा यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।